प्रणिपात। मैं हूं रितेश लगन बदलानी एंड आई एम अ लीगल एडवाइजर एंड लीगल रिप्रेजेंटेटिव। तो अभी हमने लास्ट वीडियो में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को समझा था, पढ़ा था कि वो क्या है, वो हमें क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड करता है एंड क्या क्या हमें बताता है। ठीक है। तो अब हम इस वीडियो में, मैंने आपसे कहा था मैं आपसे आर्टिकल्स एंड पार्ट्स को डिस्कस करने वाला हूँ। तो इस वीडियो में हम आर्टिकल्स को डिस्कस करेंगे, देन इसके बाद वाले में हम पार्ट्स को डिस्कस करेंगे। ठीक है। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, लिस्ट ऑफ ऑल आर्टिकल्स 1 to 395। कितने आर्टिकल्स है? 395। अब हम 395 तो पढ़ेंगे नहीं, जो भी मतलब वन लाइन में जो भी होंगे बुलेट्स पॉइंट्स, उसे हम पढ़ लेंगे अभी, और पार्ट्स को सेकंड वीडियो में। देखिए, सबसे पहले प्रियम्बल बोलते हैं। प्रियम्बल मीन्स प्रस्तावना रखना। ठीक है, ये प्रस्तावना रखा गया था। वी द पीपल ऑफ द इंडियन हैविंग solemnly resolved to the constitute India into a Sarvojini socialistic, circular, democratic republic and to secure to all its citizens। इन सब चीज़ों को मिला के हमारे सिटीजन्स को सिक्योर किया जाता है। जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी, फर्टर्निटी, ये सब हमने लास्ट वीडियो में किया था। और ये कब आया था? नवंबर 1949 को इसको अडॉप्ट किया गया था। ठीक है, अडॉप्ट हुआ था एंड 26 जनवरी 1950 को इसे स्टैब्लिश कर दिया गया था। उस दिन से हम इसको आज तक मानते हैं। पार्ट वन, द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। सबसे पहले दो तरह की हमारे इंडिया में टेरिटरी है, यूनियन टेरिटरी एंड टेरिटरी। महाराष्ट्र में तो महाराष्ट्र टेरिटरी के अंदर है, एमपी में तो आप एमपी टेरिटरी के अंदर है, यूपी में तो आप यूपी टेरिटरी के अंदर है। लेकिन यूनियन टेरिटरी का मतलब रहता है अखंड भारत, पुराना भारत। ठीक है। तो जैसे लद्दाख यूनियन टेरिटरी था, और भी बहुत सारी चीजें हैं, उन सबको यूनियन टेरिटरी का नाम दे दिया गया है। काइंड ऑफ वो इंडिया इज काइंड ऑफ वो भारत का ही हिस्सा है, लेकिन वो यूनियन टेरिटरी मतलब पुराना भारत बोला जाता है उसे। ठीक है। तो नेम एंड टेरिटरी ऑफ यूनियन, ये सब आप एक बार पढ़ लीजिएगा। देखिए, पार्ट टू, सिटीजनशिप। सिटीजनशिप मतलब आप इंडियन नागरिक है कि नहीं। यू आर, आपको रेसिडेंस मिलता है कि आप इंडियन हो, आप इंडियन नागरिक हो। ठीक है। काइंड ऑफ आधार कार्ड, आधार कार्ड पे लिखा रहता है मतलब भारत का, मतलब भारत सिटीजन समथिंग। ठीक है, आधार कार्ड पे बताया जाता है ये सब। ठीक है। सिटीजन्स ऑफ द कमिटमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, राइट ऑफ सिटीजन्स ऑफ सर्टेन पर्सन एंड माइग्रेट टू द इंडियन फ्रॉम पाकिस्तान। माइग्रेट हुए थे इंडिया से पाकिस्तान में, और पाकिस्तान से इंडिया। याद करो लास्ट एग्जाम्पल, मैंने आप लोगों को सिंधी का एग्जाम्पल दिया था। सिंधी सिंधी कम्युनिटी का, बहुत सारे सिंधी लोग हैं जो पाकिस्तान से यहाँ है, बट इंडियन सरकार, इंडियन गवर्नमेंट ने उन्हें उन्हें हमारे यहाँ शरण दी। अब उन्हें इंडियन सिटीजनशिप मिल चुका है, आज वो इंडियन कहलाते हैं। ठीक है। तो ये राइट टू सिटीजन्स, क्या हमारी सिटीजन्स रहेंगी इंडियन ओरिजिन, रेसिडेंट, एनआरआई, नॉन रेसिडेंट्स इंडिया, नॉन रेसिडेंट्स इंडियन। याद करो, एनआरआई रहता है, आरओआई रहता है, मतलब काइंड ऑफ उसका पालन पोषण सब फॉरेन या जो भी मतलब इंडिया के बाहर हो रहा है, बट वो खून किसका है? इंडिया का है। इंडिया से ही मतलब हो सकता है उसकी फादर या उसके मदर इंडियन हो चुकी हो, तो इन सबको सिटीजनशिप बोलते हैं। फंडामेंटल राइट्स, इट्स इम्पॉर्टेंट। फंडामेंटल राइट्स मतलब, देखिए, फंडामेंटल राइट्स काइंड ऑफ एक ड्यूटीज है। फंडामेंटल हमारे पास क्या क्या राइट्स है? सबसे पहले राइट टू इक्विलिटी। इक्विलिटी मतलब एक समान सबको चलाना है। राइट टू फ्रीडम, आप फ्री हो, कहीं पर भी जा सकते हो, कहीं पर भी अपना स्टे कर सकते हो, इंडिया के अंदर आप कुछ भी कर सकते हो, मतलब, लेकिन हाँ, कुछ भी मीन्स जो लॉ में लिखा है सिर्फ वही, लॉ के अगेंस्ट नहीं जाना। नहीं तो भाई, आप भाई और बहन जो भी आप हो आप क्या मान जाएंगे? क्राइम कमिट कर रहे हो। तो इसलिए राइट टू फ्रीडम का मतलब है आप फ्रीडम के ही फ्रीडम में हो, मतलब आज़ाद हो भी, आपको कहीं जरूरत नहीं है कुछ जोर जबरदस्ती की वगैरह वगैरह। देखो, फ्रीडम में बात किया गया है प्रोटेक्शन ऑफ सर्टन राइट्स रिगार्डिंग फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सेट्रा। 20 पे बोला गया है प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंस। यस, क्रिमिनल ऑफेंस होते हैं, और कौन से बहुत सारे ऑफेंस होते हैं, उन सबसे बचाता है, मतलब फ्रीडम है हमको बचाने की, मतलब हम बचते हैं। ठीक है। प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड लिबर्टी, किसकी जिंदगी पे और किसकी आज़ादी पे फ्रीडम का प्रोटेक्शन देता है। आर्टिकल 19, 20, 21, 21A, ये अभी आया है। 21A, राइट टू एजुकेशन। राइट टू एजुकेशन का मतलब है 6 साल से लेकर 14 साल के बच्चे को कंपल्सरीली एजुकेशन देना पड़ेगा। अगर आप इनकम टैक्स पे करते हैं तो इनकम टैक्स एक्ट में हेल्थ एंड एजुकेशन सेस भरा जाता है, 4% का रहता है।
ठीक है। तो उसका ही जो मतलब पैसा रहता है वो ये गवर्नमेंट स्कूल, गवर्नमेंट सेक्टर्स जो भी रहते हैं वहाँ कंट्रीब्यूट किया जाता है, वही जो हम इनकम टैक्स में भरते हैं। हेल्थ एंड एजुकेशन सेस 4% लगता है, वो हमको भरना पड़ता है। देन उससे हम देन उससे फिर ये सब काम चलते हैं, जैसे राइट टू एजुकेशन। आप कोई भी कास्ट के हो, लोअर, अपर या रिच हो या एकदम पुअर हो, लेकिन आपको एजुकेशन लेना जरूरी है। अब मैं आपको बता रहा हूँ, इन केस अगर आपको कोई बच्चा मजदूरी करते हुए दिख जाता है, या कोई एकदम छोटा बच्चा है वो स्कूल नहीं जाता है, तो आप उसको जाके बोलो भाई, या उसके माता पिता जो भी होंगे उनको जाके बोलो कि आप उसको स्कूल क्यों नहीं भेजते हैं। तो बोलेंगे हमारे पास तो पैसा नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, बोलेंगे, बोलते ही हैं। मैंने देखा है आधे से ज्यादा लोगों का एक्सक्यूज यही रहता है। तो उनको बोलना हमारा आर्टिकल, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का आर्टिकल 21A राइट टू एजुकेशन प्रोवाइड करता है। हर गवर्नमेंट स्कूल में उनको इकोनॉमिकल वीकर सर्टिफिकेट देना पड़ता है, मतलब हम इकोनॉमिकली वीक है, वो काइंड ऑफ राशन कार्ड में दिख जाता है, या उनको बताना पड़ता है कि हम क्या करते हैं। तो उनको फ्री एजुकेशन रहता है, कब तक के, 14 साल तक के, मतलब शायद 10th या 9th तक के उनको फ्री एजुकेशन पढ़ाया जाता है। शायद होप सो 8 होगा। तो भी वही समझ जाओ, राइट टू एजुकेशन। फिर तो बच्चा धीरे धीरे, हाँ, और ये अगर आप छोटे बच्चे से काम करा रहे हो तो ये ऑफेंस है, याद रखना। कोई छोटा बच्चा जो 14 साल से कम की उम्र का है और वो कहीं नौकरी करते हुए दिख जाता है, तो वो काइंड ऑफ ऑफेंस है। वो ऑफेंस इसलिए माना जाता है क्योंकि वो लॉ में लिखा हुआ है कि इसको ऑफेंस माना गया है, क्योंकि आप इतने छोटे बच्चे से काम नहीं कराएंगे। ठीक है। तो आर्टिकल 21A राइट टू एजुकेशन प्रोवाइड करता है, एंड आर्टिकल 22 प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस। बहुत केसेस में कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है। किसी किसी में वारंट लगता है अरेस्ट करने के लिए, किसी किसी में आप डायरेक्ट अरेस्ट कर लेते हैं, या पुलिस वालों को या किसी भी एजेंट को जो भी गवर्नमेंट है उसको किसी पर शक हो जाता है कि ये हमारे इंडियन सिटीजन नहीं है, इसके पास सिटीजन नहीं है, तो उसको अरेस्ट कर सकते हैं। ये हमारा आर्टिकल 22 बोलता है। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, एक्सप्लोरेशन मतलब प्रोहिबिशन ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग, याद करो। एंड फोर्स लेबर, अभी मैंने जो आपको बच्चे का उदाहरण दिया जो उसको काम कराने का, ये फोर्स लेबर है। किसी भी कम उम्र के बच्चे को आप फोर्स लेबर नहीं कराओगे। एंड ह्यूमन ट्रैफिकिंग मतलब किसी का अपहरण करके उसको बेच देते हैं, तो ये प्रोहिबिशन है। प्रोहिबिशन मतलब स्ट्रेट अवे मना कर दिया गया है, नहीं करना है, नहीं करना है, बिल्कुल नहीं करना है। किया तो आप ऑफेंडर हो जाओगे, सीधा आपको जो भी पनिशमेंट दी जाएंगी, मतलब जो भी पनिशमेंट लॉ में लिखी होगी, आप उसके भागीदार हो जाएंगे। ठीक है। प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज, यस, कोई भी हजारदार चीज हो गई, जैसे मेडिकल, सॉरी, मेडिकल प्लेसेस पे, मेडिकल प्लेसेस पे कैसे हो गया, हाँ, मेडिकल स्टोर ही ले लो। मेडिकल स्टोर पे छोटे बच्चों को कहाँ जॉब मिलती है, नहीं देते ना, उनकी भी शायद कोई डिग्री समथिंग लेते हैं। हजारदार चीज, फैक्ट्री हो गई, कोल कोल माइंस हो गए, वहां सब पे बच्चों को काम नहीं करवाते, क्योंकि चिल्ड्रंस इन फैक्ट्रीज पे काम करने पे प्रोहिबिशन है। ये हमारा ये हमारा एक मिनट, फैक्ट्रीज एक्ट में लिखा गया है कि आर्टिकल, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का आर्टिकल 24 बोलता है प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, बच्चों को एम्प्लॉयमेंट नहीं दोगे, क्योंकि यहाँ राइट टू एजुकेशन आ गया। आर्टिकल 21A हमको राइट टू एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा है। तो आप एजुकेशन करो या या चाइल्ड्स को फैक्ट्री में काम करा रहे हो, क्या बेस्ट है यार, खुद सोचो ना। अगर आपको कॉन्स्टिट्यूशन ही आपको बोल रहा है कि आपको बच्चों को पढ़ाना है, तो वायु फिर काम कराऊंगा उनसे एम्प्लॉयमेंट में, तो बस वही बताया गया है। तो कहीं भी बच्चा देखे, पता है आपको क्या करना है। चलो, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, यस। अगर आप सिख, हिंदू, मुस्लिम, कोई भी धर्म से आते हैं, सबको फ्रीडम है। आपको जिसके ऊपर बिलीफ है, फेथ है, चाहे आप कोई भी गॉड को मानो, बिल्कुल, कोई आपको जबरदस्ती नहीं बोलेगा तू ये भगवान नहीं मानेगा, इसके अलावा किसी को नहीं मान सकते। तो जिसको मानना है आप लोगों को, जिस जिस भी भगवान पे फेथ है, बिलीव है, आप बिल्कुल उन पे कर सकते हैं, उनकी पूजा करें, उनकी अर्चना करें, बट काइंड ऑफ कानून के दायरे में रह के। ऐसे नहीं बाहर पोंगे पोंगे लगा दिया और माइक में, सॉरी, माइक में बोलते जा रहे हैं, वो नहीं करना है। ठीक है। आर्टिकल 25 में बोला गया फ्रीडम ऑफ कंसेंसस एंड फ्री प्रोफेशनल प्रैक्टिस, यस, प्रोफेशनल प्रैक्टिस एंड propagations of religions, freedom to manage religious affairs, freedom as to payment of taxes for promotions of any particular religions, freedom as the attendance at religious instructions or religious worship,
इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। यस, देखा जाए तो मैंने देखा है बहुत सारे स्कूल्स में ना, मतलब काइंड ऑफ वो सिंधी लोगों से बिलोंग करता है। मैं दूसरी कास्ट में भी हूँ ना, बट मैंने ऐसा, मैं क्योंकि सिंधी हूँ तो मैंने ये सब देखा है। मैं खुद भी वही स्कूल से पढ़ा हूँ, क्यों झूठ बोलूं। ठीक है, तो वहाँ ना जैसे हम सिंधी कम्युनिटी से आते हैं ना, अगर हम रिच होते या जो भी होते, तो हमको मतलब प्रॉपर बोलते कि आपको ये करना है, आपको इतनी फीस लगेगी, ये लेना है, वो लेना है। अगर इन केस हम इकोनॉमिकल वीक रहते, मतलब हमारे पास इतना पैसा नहीं रहता, तो हमको ना सिंधी लोगों को, मतलब ये रिलीजियस वर्शिप से आता है, सर्टेन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन बनाते हैं, फिर ना सिंधी लोगों को कुछ ना कुछ बेनिफिट्स मिलते थे, जैसे कि यूनिफॉर्म्स, फीस हाफ हो जाती थी, या अगर नहीं भर पाते तो बिल्कुल मत भरो। तो ये सब जो भी हमारा राइट टू फ्रीडम में बताया गया है, वो सब है। आपने बहुत सारे धर्मों के स्कूल देखे होंगे, आज भी लोग वहाँ प्रैक्टिस करते हैं अपने धर्मों की। यस, गुरुकुल्स देखे होंगे, जहाँ भगवत गीता एंड ऑल पढ़ाई जाती है। यस, भगवत गीता। जय माता दी, जय श्री कृष्ण। चलो, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट में बताया गया है, हमको हमारा कल्चरल, मतलब जो हम हिस्टोरिकल फॉलो करते आ रहे हैं। देखिए, हमारे हिंदू धर्म में 7 फेरे हुए तो उसको शादी मान जाती है, 7 फेरे नहीं हुए तो उसको शादी नहीं मान जाती हिंदू धर्म में। और बहुत सारे धर्मों में क्या रहता है, रिंग पहना दो तो उसको शादी मानेंगे। और बहुत सारे इसमें क्या रहता है कि जो उनके मतलब वो रहते हैं ना, सर जो भी उनके गुरु रहते हैं, उनके सामने आप बोल दो कि मुझे शादी करना है, मैं शादी करना चाहता हूँ एंड नॉट, तो फिर वो वहीं पर ही उनकी शादी मान ली जाती है। बस एक बार उनके सामने आपने प्रे करके बोल दिया तो मान लिया जाएगा। यस, सीख में लामे बोलते हैं या कुछ तो बोलते हैं, वो गुरु नानक देव जी के आपको राउंड्स मारने पड़ते हैं उनके सामने, मतलब फेरे लेने पड़ते हैं, प्रॉमिस करना होता है कि बाबा जी हम शादी करें। तो ऐसे ऐसे कल्चरल एजुकेशन एंड राइट्स की भी हमको है, प्रोटेक्शंस देता है। हमको प्रोटेक्शन है कि आप अपने कल्चर को प्रोटेक्ट करके रखेंगे। यस, कोई हिस्टोरिकल प्लेस है, याद कीजिए, कोई हिस्टोरिकल टेम्पल है, हिस्टोरिकल गुरुद्वारा याद है, गोल्डन टेम्पल, ठीक है, तो वृंदावन एंड बहुत सारे हैं गॉड्स भी, ठीक है। तो बस उन सबको प्रोटेक्शन देते हैं। और राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू स्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, अभी मैंने ऊपर बताया आपको। सेविंग ऑफ सर्टन लॉ, जो पुराने अभी बताया 7 फेरे वाला, वो उनके सामने प्रे करो एंड ऑल, तो ये सब वैलिड है कि नहीं, ये इसमें बताया गया। एक्विजिशन 31 भी बोलता है वैलिडेशन ऑफ सर्टन एक्ट्स एंड रेगुलेशंस। ऐसे नहीं है कि आपने फेरे ले लिए तो शादी हो गई, बट कानूनी आपको मैरिज सर्टिफिकेट में रजिस्टर करना पड़ेगा खुद को, ठीक है। अब मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ कि आप क्या करना चाहते हो, क्या कर सकते हो। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, यस, इसके ऊपर मैं बनाऊंगा एक वीडियो। कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज है, मतलब काइंड ऑफ जैसे लेजिस्लेशन टू गिव इफेक्ट और टू प्रोविजंस ऑफ पार्ट, ये पार्ट्स में बताए गए, ठीक है। पावर ऑफ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट के अंदर क्या पावर्स है, मैं लास्ट वीडियो में मैंने आपको पार्लियामेंट्स के बारे में बताया था, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियल, तीन का तरह के उसमें बॉडीज में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, ये सब बताया गया है, ठीक है। फिर आता है डायरेक्ट पॉलिसी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। डायरेक्टिव प्रिंसिपल क्या है, स्टेट की पॉलिसीज क्या है। महाराष्ट्र में तो आपको क्या फॉलो करना पड़ेगा, कितना वो आपका है। एमपी में तो आपको याद कीजिए, अब टोल गेट्स देखे होंगे आपने हाईवेज पे, याद करो। महाराष्ट्र में कुछ अलग लगता है अमाउंट, भारत, अरे सबसे अच्छा है लिकर्स का ले लीजिए, अल्कोहल बहुत जगह पे अलाउ है बेचना, बहुत जगह पे प्रोहिबिट है, बंद कर दिया गया। देखो, यही है, बस यही बताएंगे। बहुत ईजी है, पढ़ लेना, बहुत मजा आएगा, ठीक है। अब उसके बाद आता है फंडामेंटल ड्यूटीज, आपकी ड्यूटीज क्या होंगी, फंडामेंटल ड्यूटीज बताओ क्या होंगी। अभी मोदी जी ने वो लाया था, क्लीन इंडिया ग्रीन इंडिया, क्लीनिंग, ये भी हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज में आता है। कुछ गलत नहीं होने देना, ये भी हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज में आते हैं। कुछ हो रहा है उसे रोकना, अरे आप जाके मत रोकना, मतलब पुलिस को इन्फॉर्म कीजिए, जो भी, तो उसको समझाना देखना, वो आप सबकी फंडामेंटल ड्यूटीज है। ये देखिए, द एग्जीक्यूटिव में वाइस प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट का चलता था, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ये बैठे रहेंगे, वाइस प्रेसिडेंट की ये रहेंगी आपके पास। काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर्स, किसको पावर ऑफ अटॉर्नी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया दी गई है, ये सब मिनिस्ट्रीज में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। सेकंड, पार्लियामेंट, पार्लियामेंट में अभी आपको पता है, पार्लियामेंट में सबसे पहले काउंसिल ऑफ स्टेट एंड हाउस ऑफ पीपल्स। काउंसिल ऑफ स्टेट का मतलब है राज्यसभा, हाउस ऑफ पीपल का मतलब है लोकसभा, एंड उसमें एंड उसमें रहते हैं प्रेसिडेंट, दोनों बिल पास करते हैं, देन वो प्रेसिडेंट के पास जाता है, प्रेसिडेंट उसमें सेंड देते हैं, देन वो एक्ट, बोलो, एक्ट, जल्दी,
गेट अप, हाँ, एक्ट पास हो जाते हैं। लेकिन बहुत सारी चीजों में ना, एक मिनट अभी दिखाता हूँ। ऑफिसर्स ऑफ पार्लियामेंट, ऑफिसर्स ऑफ पार्लियामेंट की ड्यूटीज रहेंगी, डेप्यूटी स्पीकर कौन रहेगा, स्पीकर कौन रहेंगे, कैसे रहेगा, ये पूरा बताया गया। ठीक है। देन लेजिस्लेटिव प्रोसीजर, ये भी आपको बताया गया। देखो सबसे पहले क्या होता है, प्रोविजंस टू इंट्रोडक्शन ऑफ पासिंग बिल, जो बिल पास कर रहे हैं। ठीक है। जॉइंट जॉइंट सिटिंग ऑफ बोथ हाउसेस, लोकसभा एंड राज्यसभा को ज्वाइन किया जाए, मतलब ज्वाइन में मतलब वहां बुलाया जाएगा, ज्वाइनिंग में दोनों को दिया जाएगा, केसेस समझा जाएंगे। स्पेशल प्रोसीजर क्या रहेगा, रिस्पेक्ट ऑफ मनी बिल क्या रहेगा, डेफिनेशन ऑफ मनी बिल्स एंड असेंट टू बिल। असेंट टू बिल किसका मिलेगा, बोलो जल्दी। असेंट टू बिल मिलेगा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का। यस। प्रोसीजर इन फाइनेंशियल मैटर्स, फाइनेंशियल मैटर्स में आता है, याद कीजिए हर साल फेब के महीने में फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी हमारे यहाँ पर फाइनेंस एक्ट के तहत फाइनेंस बिल को इंट्रोड्यूस किया जाता है कि ये साल में हमने कितना हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ, कितना ग्रोथ हुआ, ये कितना लॉस है, ये सब उसमें बताए जाते हैं। ठीक है। तो आगे आगे आते हैं। हाँ, द यूनियन जुडिशियरी। देखिए यूनियन जुडिशियरी मतलब कोर्ट्स, कोर्ट्स को ले लीजिए। प्लीज एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से, अगर आप एलएलबी कर रहे हैं या सीएस भी कर रहे हैं या अगर कोई क्लैट वगैरह का एग्जाम देने वाले, तो इसमें थोड़ा ज्यादा ध्यान दीजिएगा, इससे रिलेटेड हर बार क्वेश्चन आते रहते हैं। ठीक है। आर्टिकल 124 क्या बोलता है, स्टैब्लिशमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट को स्टैब्लिश किया गया है। सुप्रीम कोर्ट महामहिम है, उसके ऑर्डर के अगेंस्ट कोई नहीं जा सकता है, ना आप, मैं, ना मैं, कुछ भी नहीं। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर पास हुआ, वो मानना पड़ता है। ठीक है। 124A बोलता है नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन। यस, बहुत सारे लोगों को बुलाया, मतलब कमीशन, सात सात किस्में 12 वो बैठे रहते हैं, जजेस रहते हैं। ठीक है। तो इसमें मेट्रोपॉलिटन जज आ जाते हैं, डिस्ट्रिक्ट जज आ जाते हैं, हाई कोर्ट के जज आ जाते हैं, वो सब रहते हैं। फंक्शंस ऑफ कमीशंस, यस, कमीशन मतलब काइंड ऑफ ट्राइब्यूनल्स रहते हैं, वो कैसे पावर्स करेंगे। 124 बी बोलता है फंक्शंस ऑफ कमीशंस। 124 सी बोलता है पावर ऑफ पार्लियामेंट टू मेक अ लॉ। पार्लियामेंट के पास पावर है लॉ बनाने का। अभी मैंने आपको प्रोसीजर बताया, ऊपर ऊपर जाओ देख लो, या थोड़ा बैक बैक जाओ, उस पर देख लो। ठीक है। 125 सैलरीज एक्सेट्रा ऑफ जज, जज की सैलरी क्या रहेगा। ठीक है। कंपनी साइड में हमने देखा था उनको रेम्युनरेशन मिलता है, किसको, डायरेक्टर्स के एम पीज को, के एम पीज मतलब की मार्जिनल पर्सनल्स को, डायरेक्टर सी एस सी ए, जो भी उसमें काम करते हैं उन सबको रेम्युनरेशन मिलता है। तो इसमें भी डिसाइड की जाती है, आर्टिकल 125 डिसाइड करता है क्या सैलरी रहेगी जज की। 126 डिसाइड करता है अपॉइंटमेंट ऑफ एक्टिंग चीफ जस्टिस। चीफ जस्टिस क्या दिया जाएगा, उनको अपॉइंटमेंट किया जाएगा। 127 अपॉइंटमेंट ऑफ एडहॉक जज। ठीक है। 128 अटेंडेंस ऑफ रिटायर्ड जज एट सिटिंग ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। यस, रिटायरमेंट के बाद भी बहुत सारे जज सुप्रीम कोर्ट में ही रहते हैं, क्योंकि उनसे उनकी राय पूछी जाती है। क्योंकि देखो जो न्यू जज आएगा उसकी कितने सालों की प्रैक्टिस रहेगी, अब हम दोनों के हिसाब से मैं बोलता हूँ 20-30, आप बोलो चलो आप बोल दो 40-50, लेकिन वो जो 60-70 साल से आप जो 60-70 साल से जज काम कर रहे हैं, उन्होंने कितने फैसले सुनाए होंगे और कितनी चीजें बताई होंगी। तो वो सब देख के उनको सिटिंग प्लेस अरेंज की जाती है, उन सबको सिटिंग रहता है और वो सब अपना बताते हैं। कभी कभी उनसे भी राय ली जाती है। रुस्तम मूवी में देखो, देख लेना, रुस्तम मूवी में एक काइंड ऑफ एक वो रहता है उनका, सिटिंग एरिया बनाते, उनकी राय ली जाती है। रुस्तम में मतलब वो तो मूवी बनाई है, बट ऐसे बता रहा हूँ आपको। ठीक है। तो वही ओल्ड जजेस को भी रखते हैं, क्योंकि उनका जो तजुर्बा है वो न्यू जज का एकदम से नहीं आएगा, तो कभी कभी उनसे राय ली जाती है। ठीक है। 129 सुप्रीम कोर्ट टू बी अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। यस, सुप्रीम कोर्ट कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड्स है। ठीक है। 130 सीट ऑफ सुप्रीम कोर्ट, कितनी सीट रहेंगी, किसमें 7 रहती है, किसमें 12 रहती है। अभी तो कोविड के बाद ऑनलाइन हो गया है, तो अभी शायद एक टेक्निकल मेंबर रहता है, एक जज रहते हैं, और एक बार हम उस पर वीडियो बनाएंगे। तो अभी जो इसमें है वो बढ़ लेते हैं फिलहाल, क्योंकि मेरे को एक बार उसका चार्ट देखना पड़ेगा, क्योंकि कोविड के बाद थोड़े थोड़े चेंजेस आए हैं। ठीक है। पहले ऑफलाइन हियरिंग होती थी, आज ऑनलाइन कर सकते हैं, जूम मीट पे भी आप कर सकते हैं। ठीक है। चलो 131 ओरिजिनल जुरिडिक्शंस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट का जुरिडिक्शन, अरे भाई पूरे ऑल ओवर इंडिया में चलता है। चलो आर्टिकल 131 को रिपेल मतलब हटा दिया गया है, कहीं और शिफ्ट कर दिया जाएगा। 132A अपीलेट
jurisdictions of Supreme Courts in the appeals from High Court in certain cases. 133 में बोलता है अपील jurisdictions of Supreme Court in appeals for High Court in regard to civil matters. दो मैटर्स रहते हैं, देखो 133 सिविल मैटर्स की बात कर रहा है, 134 क्रिमिनल मैटर्स की बात कर रहा है। ये देखिए, दिख गया, ये क्रिमिनल की बात कर रहा है, सिविल की बात कर रहा है। एंड 134 का ए, सर्टिफिकेट ऑफ फॉर अपील टू द सुप्रीम कोर्ट। यस, सुप्रीम कोर्ट में अपील कैसे करेंगे, आपको हाई पहले सबसे पहले शायद जो भी लोअर कोर्ट आता है उसका ऑर्डर नहीं पसंद आया तो आप थोड़ा ऊपर जाएंगे, उसका नहीं पसंद आया तो आप हाई कोर्ट में जाएंगे, हाई कोर्ट का भी नहीं पसंद है, सॉरी डिस्ट्रिक्ट में जाएंगे, डिस्ट्रिक्ट का नहीं पसंद है तो आप हाई में जाएंगे, हाई कोर्ट का नहीं पसंद है तो आप अपील कर सकते हैं कहाँ पे, सुप्रीम कोर्ट में। कौन बोलता है ऐसा है, 134 ए, सर्टिफिकेट फॉर अपील टू द सुप्रीम कोर्ट। 135 jurisdictions and power of the federal court under existing law to be exercisable by the supreme court। देखिए एग्जिस्टिंग लॉ, इंडिया आजाद कब हुआ था, 5 अगस्त 1947। उसके पहले से ही किसी के ऊपर कुछ चल रहा है या कोई भी ओल्ड लॉ से वो रिलेट होके आ रहा है, वही केस उसका आज भी चल रहा है, तो उसको न्यू एक्ट में कैसे कन्वर्ट करेंगे। अभी ले लो एग्जांपल, हमारे अमित शाह जी ने अभी अभी बिल प्रेजेंट किए हैं, आईपीसी को चेंज कर दिया जाएगा, सीआरपीसी को चेंज कर दिया जाएगा, द इंडियन एविडेंस एक्ट को भी चेंज कर दिया जाएगा। तो यस, आज की तारीख में जिसके ऊपर भी ये सब चीज़ों पे कार्रवाई चल रही है, आगे जाके लॉ चेंज हो जाता है, उस बिल को असेंड मिल जाता है, तो इन सबको वहाँ शिफ्ट करेगा। लेकिन वो पावर किस में है, फेडरल कोर्ट अंडर द एग्जिस्टिंग लॉ, जो पुराना लॉ, फिर वो उसमें देखा जाएगा, कोर्ट देखेंगी कि इनको नए लॉ से पनिश करें या ओल्ड लॉ में दी, तो कोर्ट का रहेगा। स्पेशल लीव 136, स्पेशल लीव टू अपील बाय द सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। 137 रिव्यू करवा सकते हैं, कोई जजमेंट कोई ऑर्डर पास हो गया फिर से रिव्यू करवाना है। ये सब चीजें आर्टिकल्स कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स में दी गई है। कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ो, इतना मजा आ जाएगा भाई, पूछिए मत, ये सब एक बार आप देख लेना। चलो, और ये क्या आता है, ऑडिटर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ये ऑडिटर्स जनरल ऑफ इंडिया ड्यूटीज एंड पावर्स, याद कीजिए ऑडिट करवाते हैं, ऑडिट रिपोर्ट्स फर्स्ट वीक ऑफ फेब। क्या करना पड़ता है, फर्स्ट वीक ऑफ फेब में हमारे बिल को इंट्रोड्यूस करना पड़ता है। चलो अब आता है द स्टेट। यस, द स्टेट का सबसे पहला मतलब, देखो इंडिया बहुत बड़ा है, ठीक है, यूपी, महाराष्ट्र, एमपी, दिल्ली और तमिलनाडु, सबको स्टेट वाइज बांट दिया गया है, ठीक है। हर जगह पे हर रिलीजियस के लोग रहते हैं, ऐसे नहीं है कि आप महाराष्ट्र में तो सिर्फ मराठी एंड वही लोग मिलेंगे, नहीं, महाराष्ट्र में आपको साउथ इंडियन भी मिलेंगे एंड साउथ इंडियन में आपको महाराष्ट्रियंस भी मिलेंगे, यूपी में आपको महाराष्ट्र के लोग मिलेंगे एंड यूपी के लोग महाराष्ट्र में मिलेंगे। पूरा याद करो, राइट टू फ्रीडम, इधर उधर पूरा स्टे कर सकते हैं, तो वही चीज, ठीक है। तो ये स्टेट्स की क्या रहेंगी। यस, सबसे सबसे बड़ी बात, स्टेट में बताया गया है आर्टिकल 153, गवर्नर ऑफ स्टेट, गवर्नर चाहे तो, अगर गवर्नर चाहे तो सिर्फ स्टेट में, अगर कभी जैसे कोविड आ गया, एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे कोविड स्प्रेड हो रहा था डे बाय डे, ठीक है, महाराष्ट्र की बात बता रहा हूँ, तो कोविड को रोकने के लिए हर स्टेट ने अपने अपने रूल्स रेगुलेशंस गाइडलाइंस लाते जा रहे थे। अब मुझे बताओ, अगर इन सबको राज्यसभा और लोकसभा में या जो भी पार्लियामेंट में बैठ के राज्यसभा लोकसभा को पार्लियामेंट में बैठना पड़ता, वहाँ बताना पड़ता, फिर असेंट लेते, फिर आते, फिर यहाँ अपने बिल को पास करते, तो बोलो तो थोड़ा लॉन्ग वे हो जाता था, शायद कोविड और स्प्रेड हो जाता था। तो इसलिए क्या किया गया, देखिए इसलिए क्या किया गया, आर्टिकल 153 के हिसाब से जो गवर्नर ऑफ स्टेट है एंड आर्टिकल कंडीशंस ऑफ ऑफिस, हाँ, आर्टिकल 161 के हिसाब से जो पावर ऑफ गवर्नर्स है, वो गवर्नर अपने ही स्टेट में लॉ पास कर सकता है, रेगुलेशंस ला सकता है, न्यू एक्ट्स को ला सकता है, लेकिन सिर्फ विद इन पूरा ऑल ऑफ इंडिया नहीं, सिर्फ अपनी स्टेट टेरिटरी के अंदर लाएगा, और वो भी सिर्फ कुछ टाइम तक ही वैलिड रहेगा, उसको भी कुछ रीजन, उसको आगे जाके पार्लियामेंट में रीजन बताना पड़ेगा कि क्यों लाया, कैसे लाया, देन उसके बाद वो कुछ टाइम तक एप्लीकेबल रहेगा, फिर उसके बाद उसको हटा दिया जाएगा। कोविड में देखा होगा आपने, बहुत सारे स्टेट्स थे,
अपने अपने न्यू गाइडलाइंस लाते थे। याद करो, आप महाराष्ट्र से एमपी जा रहे हो तो शायद क्वारंटाइन का समथिंग था, तो या कोविड चेक था, ठीक है। या महाराष्ट्र बाहर से कोई महाराष्ट्र आता था, महाराष्ट्र में क्या था, 10 बजे के बाद ये नहीं चीजें ये नहीं खोलेगा वो नहीं खोलेगा, मतलब ये सब गवर्नर पास करते जा रहे थे। क्यों? क्योंकि इनको बचाना था। तो अगर आपकी स्टेट पे बात आती है तो आपको गवर्नर को ये अधिकार है, गवर्नर को ये राइट है कि आप बिल्कुल पास कर सकते हैं ऑर्डर, देन बट आपको आगे जाके वो ऑर्डर को एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि आपने वो ऑर्डर क्यों लाया था। तो ये पावर ऑफ गवर्नर्स है, 161 आर्टिकल 161 में बताया गया है, ठीक है। चलो, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स देखो, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में एडवाइस गवर्नर रहता है जो गवर्नर को एडवाइस करेगा, ठीक है। और अदर प्रोविजंस एज द मिनिस्टर्स रहते हैं, बांधकाम मंत्री, राज्य मंत्री, बहुत सारे मिनिस्टर्स रहते हैं। चीफ मिनिस्टर्स तो सबसे ऊपर आगे सीएम, देन बहुत सारे लेते रहते हैं। एडवोकेट जनरल फॉर द स्टेट, यस, स्टेट के भी एडवोकेट रहते हैं। अगर किसी ने स्टेट के ऊपर केस कर दिया दूसरे स्टेट ने, तो हमारे स्टेट के जो एडवोकेट रहेंगे वो चलेंगे, ठीक है। 166 में बताया गया कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ अ स्टेट, एंड 167 में ड्यूटीज ऑफ चीफ मिनिस्टर, सीएम की क्या ड्यूटीज रहेंगी, एज रिस्पेक्ट द फर्निशिंग ऑफ द इंफॉर्मेशन टू गवर्नर। जो भी चीफ मिनिस्टर काम कर रहे हैं, जो भी चीफ मिनिस्टर काम कर लाने वाले, जो भी प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं, वो सबको फर्निश करना पड़ेगा इन्फॉर्मेशन कहाँ पे, गवर्नर के पास। अब आप जान चुके होंगे गवर्नर कौन है। चलो, द स्टेट लेजिस्लेचर मतलब पता है आपको, एमपी एमएलए चुन के आते हैं हर साल, ठीक है। हर साल चुनाव होता है, एमपी एंड एमएलए आते हैं, उन सबको सीट दी जाती है पार्लियामेंट में, उन सबको लेजिस्लेचर में, काउंसिल में बांटा जाता है। तो अब मैं आपको एक दिखाऊं तो एक मिनट, ये लेजिस्लेटिव काउंसिल, यस, लेजिस्लेटिव काउंसिल इन स्टेट रहता है, लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, ड्यूरेशन कितने टाइम का, आई थिंक 5 years का रहता है, हर 5 5 साल में तो चुनाव आते रहते हैं। क्वालिफिकेशंस फॉर मेंबरशिप क्या रहनी चाहिए, ठीक है। ये ऑफिसर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटर, यस, वो कौन रहेगा लेजिस्लेटिव असेंबली में, स्पीकर डेप्यूटी स्पीकर, ये सब आर्टिकल्स में बताया गया है। अब इतना तो डीप में जाने की जरूरत नहीं है, हम यहाँ पॉलिटिक्स की क्लास नहीं कर रहे हैं, बट ठीक है, अगर आपको पढ़ना है तो मैं अभी ये काम करता हूँ, यही वीडियो में मैं ये पीडीएफ पोस्ट करता हूँ, या मेल तो दिया ही हुआ, मेल से मांग लीजिए। अगर वीडियो के इसमें ज़्यादा है तो मैं कर लेता हूँ, नहीं तो फिर आप प्लीज़ मेल कर दीजिएगा, ठीक है। चलो।